an age-old economic activity which involves almost two-thirds of the population is agriculture. Hello everyone, you are watching Punk Academy and now we are starting chapter number 4 of geography, which is agriculture. So, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन करती है, जिसमें इन्वॉल्व्ड है और जिससे उसकी अर्निंग होती है. बट अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हैं या टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या हैं वो समझते हैं. तो देखिए, देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग और 3 मेथड्स ऑफ फार्मिंग. नंबर 1 इज primitive subsistence farming, number 2 is intensive subsistence farming and number 3 is कमर्शियल फार्मिंग. तो देखिए, ये मेजर टाइप्स हैं. अब इनके कुछ सब टाइप्स भी हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगी. पहले हम इनकी बात कर लेते हैं. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? द वर्ड प्रिमिटिव इटसेल्फ सेज दैट ये एक ऐसा तरीका हुआ करता था जो बहुत पहले यूज़ किया गया था, जो बहुत प्राइमरी लेवल पर यूज़ किया गया था. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता क्या था कि जो फार्मर्स होते थे वो एक फ्रेश पीस ऑफ लैंड ढूंढते थे जो फर्टाइल हो, जो जिसमें रेनफॉल की कंडीशंस हो, वहाँ के जो वेदर कंडीशंस हो वो फेवरेबल हो और उनकी फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली हो सके. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न टूल्स का यूज़ नहीं होता था. बहुत जो प्राइमरी टूल्स होते थे और जो लेबर होता था उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, यानी कि मैन फोर्स लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता था रादर देन मॉडर्न टेक्निक्स. इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है जिसमें हम बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए. और इसमें क्या होता है कि एक ही पूरे ईयर में डिफरेंट सीजन्स में ऑलमोस्ट 2 to 3 क्रॉप्स ले ली जाती हैं. और वो कैसे? बहुत ही कम पीस ऑफ लैंड में फार्मिंग की जाती है जिसमें लेबर्स तो ज़्यादा होते हैं बट टेक्निक्स थोड़ी सी एडवांस होती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी फार्मिंग. इसके बाद आपकी बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की. तो कमर्शियल वर्ड इटसेल्फ सेज कि ये कॉमर्स के पर्पस से किया जाता है, यानी कि ऐसे पर्पस से जिससे आपको बेनिफिट मिल सके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. यानी कि कमर्शियल फार्मिंग मास प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है. कमर्शियल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, जिसमें जो एकदम मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, मॉडर्न टूल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है और लेबर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, जिसमें HYV सीड्स यानी कि हाइल्ड वेराइटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हों एज वेल एज उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल सके. इसके बाद बात करते हैं प्लांटेशन की. तो ये एक और टाइप होता है फार्मिंग का जिसमें पूरे साल में केवल एक क्रॉप ली जाती है. यानी कि अगर फार्मर जो है वो शुगर केन लगा रहा है तो वो पूरे साल में सिर्फ शुगर केन का ही एक क्रॉप लेगा. तो ये होती है प्लांटेशन प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक क्रॉप पूरे ईयर में ली जाती है. इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स की. तो इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो कि सीजन के बेसिस पर डिवाइडेड हैं: रबी, खरीफ एंड जायद. तो देखिए, जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली विंटर सीजन के क्रॉप्स होते हैं, यानी कि इनको हम विंटर्स में लगाते हैं अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट कब करते हैं इनको हम समर्स में, यानी कि अप्रैल टू जून में इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है. और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम एक्सेट्रा. इसके बाद खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं मॉनसून सीजन की क्रॉप्स, जिनको हम लगाते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून. ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब जब बारिश आने वाली होती है, जून से जुलाई के बीच में. और हार्वेस्ट हम इनको कब करते हैं? सितंबर टू अक्टूबर. इम्पॉर्टेंट क्रॉप खरीफ सीजन की होती हैं राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, तुअर, पल्सेस एक्सेट्रा. जायद सीज़न जो होता है ये वो सीज़न होता है जो बारिश के पहले और ठंड के बाद आता है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्च से लेकर अप्रैल तक. अब इस सीज़न में कुछ
कुछ बहुत लिमिटेड क्रॉप्स लगाई जाती हैं जिसको आप सीजनल क्रॉप्स भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए, जो जायद सीजन की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मेन क्रॉप्स की और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। सो नाउ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत टाइप की वैरायटी होती है क्रॉप्स की। कुछ फूड वाले होते हैं, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स भी होते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जिनको हम अदर पर्पसेस के लिए लेते हैं। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर इसीलिए माना जाता है क्योंकि कई इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इसी सेक्टर से निकलता है। तो जो फूड वेराइटीज़ हैं वो अलग और नॉन फूड वेराइटीज़ जो हैं वो आपके कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन सब में आते हैं। बट ये भी क्रॉप्स ही हैं, दैट्स वाई ये किस कैटेगरी में आती हैं? नॉन फूड क्रॉप्स के कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए, मेजर क्रॉप्स जो इंडिया की हैं वो हैं राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। अब देखिए, इनको हम थोड़ा सा थरो वे में समझते हैं कि किस किस क्रॉप को जो लगाने के कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, किस वेदर में लगाना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन या सॉइल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। याद रखिएगा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा इंडिया में राइस का प्रोडक्शन होता है। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? तो नंबर 1 इज इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। जो राइस होता है वो खरीफ क्रॉप है, यानी कि खरीफ सीजन में लगाया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो राइस है उसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है। इसके बाद इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। अब इसके बाद बात करते हैं वीट की। तो वीट इज़ अ रबी क्रॉप, यानी कि विंटर सीजन चाहिए होता है वीट के लिए। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कि पकने के समय इसको बराबर अच्छी धूप भी चाहिए होती है और हल्की सी ठंड भी चाहिए होती है। It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season। यानी कि अब देखिए, वीट में ये है कि वीट को ऐसी बारिश चाहिए जो उसके पूरे ग्रोइंग टाइम में इक्वली डिवाइडेड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश होते रहने चाहिए। Now the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan are two main wheat growing zones of India। यानी कि जो गंगा सतलुज प्लेन्स हैं वहाँ पर और आपका जितना भी ब्लैक सॉइल का रीजन है वहाँ पर वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देखिए, अब ये जो सॉइल है, किस टाइप की सॉइल में कैसे क्रॉप्स होते हैं, अगर आपको इसको समझना है तो आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो है उसको देखना होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं और बेनिफिट हमें मिल सकता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मिलेट्स की। तो देखिए, मिलेट्स में क्या क्या आ जाता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी। वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? वाई? बिकॉज दे आर ग्रोन इन इंडिया इन अ मोस्ट मेजर फॉर्म। यानी कि इंडिया में जो मिलेट्स हैं वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। These are known as coarse grain and have very high nutritional values। आपने सबसे सुना होगा कि मिलेट्स, डिफरेंट टाइप के मिलेट्स हमें कंज्यूम करने चाहिए। Why? Because they are so nutritional। अब इसके हम बात करते हैं मेज़स की। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे से होता है। इट इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, यानी कि फॉडर का मतलब होता है चारा, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Major maize production states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, etc. Now we come back to pulses। तो देखिए,
पल्सेस जो हैं वो भी अगेन इंडिया में पल्सेस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब कंजम्पशन और प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि पल्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेन सोर्स है वेजिटेरियन प्रोटीन का। यानी कि इंडिया में देखिए ज़्यादातर लोग क्या हैं, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए प्रोटीन का इकलौता सोर्स क्या हो जाता है? पल्सेस हो जाता है। इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और कंजम्पशन भी। So now if we talk about pulses, then major pulses growing in India are tuar, which is also known as arhar, urad, moong, masoor, peas and gram. Pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restores fertility. अब देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगी, और पल्सेस जो हैं वो ज़्यादातर क्रॉप रोटेशन पैटर्न में ही लगाई जाती हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम ना हो। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। सो नाउ वील टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि अब इतनी तो हमने बात कर ली ग्रेन्स की, अब इनके अलावा कौन सी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में लगाई जाती हैं। तो नंबर 1 इज शुगर केन यानी कि गन्ना। तो अब इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। देखिए गन्ने की खेती करने के लिए आपको गर्म और थोड़ा सा ह्यूमिड यानी कि हल्का सा ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें गर्मी भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, चिपचिपा, ऐसा क्लाइमेट चाहिए होता है। और रेनफॉल कितना चाहिए होता है? 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, यानी कि अलग अलग तरीके की डिफरेंट वेराइटी की सॉइल्स में हम गन्ने की खेती कर सकते हैं। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि गन्ने की खेती के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बार बार उसकी लगाने से लेकर उसका हार्वेस्ट करने तक उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शुगर केन से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि शुगर एंड जैगरी यानी कि गुड़, गन्ने से गुड़ भी बनता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नाउ वी कम टू द ऑयल सीड्स, यानी कि अब बात करते हैं किनकी? ऑयल सीड्स की, ऐसी सीड्स जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया में अगेन ऑयल सीड्स भी डिफरेंट वेराइटीज़ की लगाई जाती हैं, फॉर बी इट ग्राउंडनट, सोयाबीन, सेसमे, कैस्टर सीड्स एक्सेट्रा। तो अब हम इनको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि किस ऑयल सीड को किस सीजन में लगाया जाता है। तो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जितनी भी ऑयल सीड्स लगाई जाती हैं उनका हाफ पोर्शन तो केवल ग्राउंडनट का ही है। ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स। देन कम्स मस्टर्ड इज अ रवि क्रॉप। देन कम्स सेसमे को हम तिल भी बोलते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रवि क्रॉप इन द साउथ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में रवि क्रॉप है। देन कम्स कैस्टर सीड। इट इज़ ग्रोन एज बोथ रवि एंड खरीफ क्रॉप, यानी कि कैस्टर सीड्स को आप दोनों सीजन में लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर। तो देखिए जो ये सारे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल ऑयल सीड्स हैं। नाउ कम टू द पोर्शन ऑफ टी, यानी कि देखिए आपको पता होगा कि इंडिया में टी, ब्रिटिशर्स बेसिकली टी का जो कल्चर था कंजम्पशन का वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद इंडिया मेजर प्रोड्यूसर में आ गया। किसके? टी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो हम देखते हैं कि टी के क्राइटेरियाज क्या हैं।
It is also an important beverage crop introduced by the British in India. The tea plant grows well in tropical and subtropical climate with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. याद रखिएगा, टी के प्रोडक्शन के लिए आपको एक ऐसा फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है जिसमें पानी आए भी और ज़्यादा देर तक रुके भी ना। Then tea bushes require warm and moist frost-free climate all through the year, यानी कि जो टी की क्रॉप्स होती हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री हो, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्चर रुक ना सके। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि टी में बहुत ज़्यादा लेबर या फिर मैन फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है इसके प्रोडक्शन के लिए। Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Now after tea what comes? Coffee. तो अब हम बात करते हैं किसकी? कॉफ़ी की। Yemen coffee is produced in India and this variety of coffee is in great demand all over the world. Its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills and is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. याद रखिएगा, जो सदर्न रीजन्स हैं वो टी की सबसे अच्छी क्वालिटी देते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे इंडिया की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के अलावा इंडिया की आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन देखिए तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जिनका प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें आपके आते हैं पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, अनियंस, टमेटोज़, ब्रिंजल एक्सेट्रा। और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इंडिया की, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर 1 इज मैंगोज। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर famous. And then comes oranges. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि महाराष्ट्र के जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नागपुर के ऑरेंजेस फेमस हैं, और बनाना कहाँ का फेमस है? केरला का। तो इसके बाद बात करते हैं लीची एंड गुआवा की। तो लीची एंड गुआवा कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं? उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। देन पाइनएप्पल मेघालय में। सो नाउ वील टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि इंडिया का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंडल्ज है। तो अब इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो देखिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो 60% है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और ओवरऑल नेशनल इनकम में वो भी इंक्रीज़ हो। तो जो टेक्निक्स हैं वो क्या होनी चाहिए? इन्हांस होनी चाहिए। अब वो कैसे होंगी? जैसे कि स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, मैंने क्रॉप रोटेशन की भी बात की थी। तो क्रॉप रोटेशन क्यों ज़रूरी है? स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो होती है, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आती है बेसिकली, उसके वजह से क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे तरीके से धीरे धीरे मर जाते हैं, और जो सॉइल है वो पूरा, और वो जो लैंड है वो पूरा क्या हो जाता है? बैरन हो जाता है, यानी कि उसकी पूरी फर्टिलिटी चली जाती है। और क्रॉप रोटेशन सिस्टम करने से क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलिटी है वो रिकवर होती रहती है। क्रॉप रोटेशन में हम बेसिकली करते क्या हैं कि अगर हमने एक सीज़न में एक क्रॉप लगाई है तो हम नेक्स्ट सीज़न में कोई दूसरे टाइप का क्रॉप लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है वो वापस रिकवर होती है, एक ही न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर कम नहीं होता है। या फिर ऐसे भी क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने आधे पोर्शन में वीट लगाया है तो आप आधे पोर्शन में पल्सेस लगा दें। तो देखिए, ये एक मेथड हो गई। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बचाकर तब इरिगेशन कर सकते हैं जब ज़रूरी हो। ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम हो गया, इसके थ्रू आप अपनी फार्मिंग को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। मैन्योर जो होता है वो आप नेचुरल मैन्योर अगर डालते हैं तो आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत लंबे टाइम तक फर्टाइल रहता है, रादर देन यूजिंग टू मेनी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स।
आप अगर नेचुरल मैन्योर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो एडवांस्ड मेथड्स हैं, अगर उनको हम अप्लाई करें एग्रीकल्चर में तो वो आपके ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो नाउ वील टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए और इनमें से दो के नाम तो आपने भी आई थिंक सुने ही होंगे। नंबर 1 इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नंबर 2 इज वाइट रेवोल्यूशन। देखिए, इंडिया में एक ऐसा टाइम आया था जब जो रेफ्यूजीज थे वो बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, यानी कि जो नीड थी वो बेसिकली फूड की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और इससे क्या हो रहा था, फूड का शॉर्टेज हो रहा था, हंगर रेट है वो बढ़ रहा था और लोग मर रहे थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि लोगों ने शुरू किया हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, यानी कि फार्मिंग मेथड में थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेकर आना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, क्वालिटी को भी मेंटेन किया गया। और इसको हम इस पूरे चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली फोकस जो था वो पूरा था प्रोडक्शन पर और साथ साथ क्वालिटी पर, जिससे जितने ज़्यादा लोगों का पेट भर सके भरे। इसके बाद आया वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंजर्व करना और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया गया। और ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आए, बट स्टिल अभी भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, यानी कि ऐसा एडवांसमेंट लाना है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं गलत चल रहा है वो सही हो सके, प्रोडक्शन हम अच्छा कर सकें, साथ ही साथ जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड ना हो और जो क्वालिटीज़ हैं आपके फूड की वो भी मेंटेन रहें। अब देखिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इन सारी चीज़ों में, हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए, सबसे पहला इनिशिएटिव क्या था, गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स फार्मर्स के लिए निकाली जो उनके वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए थी, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड एंड देन पर्सनल लोन्स, जो एक्सीडेंटल रिकवरी या इंश्योरेंस है वो, जिसमें कि क्या होता था, जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से फार्मर्स की क्रॉप बर्बाद हो जाती थी उनके लिए उनको कुछ ना कुछ पैसा वापस मिलता था। इसके बाद स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स। रेडियो पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है जिसमें फार्मर्स के जितने भी सारे क्वेश्चंस और क्वायरीज होते हैं उनको जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सॉल्व करते हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, MSP जो है, वो भी काफ़ी वक्त पहले निकाल दिया गया था, जिसमें क्या होता है कि फार्मर्स का जो क्रॉप है उसको किसी मिनिमम रेट पर लिया जाता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तब जब लोग उनके क्रॉप्स को नहीं खरीद रहे होते हैं। ऐसे ही देखिए, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था फार्मर्स का और जो लैंड का था वो भी रोका गया। कैसे? ज़मींदारी सिस्टम को हटाकर, यानी कि एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। अब देखिए, इसके अलावा ऐसी कई सारी चीज़ें थी, स्कीम्स थी जो फार्मर्स के सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए लाई गई थी। In 2010 and 11, there was about 52% of the total workforce was employed by the farm sector. The share of agriculture in the GDP is declining. अब देखिए, ये एक जो चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली है कि जो GDP में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन हो रहा है, तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो हैं उसमें क्या किया जाए, ऐसे नए मेथड्स लाए जाएं और इनोवेशंस यूज़ किए जाएं जिसके थ्रू जो फार्मिंग है और जो क्रॉप्स हैं वो क्वालिटेटिव भी हों और क्वांटिटेटिव भी हों विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द soil. So in this chapter, I hope I've covered everything. Do let me know if I have missed something. I would love to cover it up in the next video. Till then, keep learning and keep sharing.